आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का वो है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अंतःस्रावी जो तंत्र है वो क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र है वो कैसे कार्य करता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है वो दोनों मिलकर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कार्य करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और अपने उत्पादों को रक्त में मुक्त करती हैं सीधे ही, यानी नलिका विहीन ग्रंथियां अपने उत्पादों को सीधे ही ब्लड या रक्त में मुक्त करती हैं और इस रक्त के द्वारा ही ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा जो पदार्थ सिक्रेशन किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हार्मोन। हार्मोन है वो शरीर के एक भाग में संश्लेषित होते हैं और अन्य भागों को स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी हार्मोन है उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो शरीर के एक भाग में निर्मित होंगे और एक भाग में निर्मित होने के बाद में दूसरे भागों को क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। दूसरी जो ग्रंथि आती है बहिस्रावी बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये ग्रंथियां अपने उत्पादों को नलिकाओं की सहायता से विशिष्ट अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यानी बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं और नलिकाओं की सहायता से ये विशिष्ट अंग तक स्राव वो पहुंचते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एंजाइम। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो दोनों प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। जैसे अग्नाशय है, वर्षण है और अंडाशय ग्रंथि है। ये ग्रंथियां हैं वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की हैं, इसलिए इन ग्रंथियों को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथियां भी इन्हें कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो मानव शरीर में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर पीयूष ग्रंथि आती है, तीसरे नंबर पर पीनियल ग्रंथि, चौथे नंबर पर थायराइड, पांचवें नंबर पर पैराथायराइड, छठे नंबर पर थाइमस ग्रंथि, सातवें नंबर पर एडिनल ग्रंथि, आठवें नंबर पर अग्नाशय ग्रंथि, नौवें पर वर्षण ग्रंथि और 10वीं ग्रंथि आती है अंडाशय ग्रंथि। ये 10 ग्रंथियां हैं वो मानव शरीर में पाई जाती है। सबसे पहली ग्रंथि की हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क का आधार भाग बनाती है। आधार भाग है अग्र मस्तिष्क का आधार भाग और इस ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन है वो स्रावित होते हैं, निरोधी हार्मोन और दूसरे हार्मोन होते हैं मोचके हार्मोन। जो निरोधी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होते हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं और मोचक हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनको प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसे अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर है वो कहा जाता है। इसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, यानी इस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि की भी प्रधान ग्रंथि है वो कहा जाता है। ये जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उन पर सामान्यतः नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो यह है पहली ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरी जो ग्रंथि आती है
वो आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक वृंतनुमा संरचना से जुड़ी होती है। और जो पीयूष ग्रंथि है, इस ग्रंथि के दो भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। और दूसरा जो भाग है वो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये भाग होता है अग्रपाली। ये जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं पश्चपाली। एडिनोहाइपोफाइसिस जो अग्रपाली है, इसके द्वारा लगभग 6 प्रकार के हार्मोन है वो स्रावित होते हैं, जिनके बारे में हम सामान्य चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है STH या GH। दूसरा आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसमें दो आते हैं, FHH और दूसरा आता है LH। तीसरा जो हार्मोन आता है ACTH। चौथा जो हार्मोन आता है TSH। पांचवा जो हार्मोन आता है LTH। छठा जो हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होता है वो है MSH हार्मोन। अब देखो, ये 6 हार्मोन है वो स्रावित होते हैं, इनके बारे में हम सामान्य जानकारी करेंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग है अग्रपाली, उसके द्वारा पहला हार्मोन स्रावित होता है STH सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट वसा उनके उपापचय की क्रिया को कंट्रोल करता है और इसका प्रभाव है हमारे शरीर की लंबी अस्थियों पर होता है। और GH हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो व्यक्ति है वो बौना रह जाता है, और अधिक स्राव होने से यानी व्यक्ति है उसका आकार है वो भीमकाय हो जाता है। दूसरा आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो जननांगों द्वारा स्रावित होते हैं उन्हें हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। और ये दो हार्मोन है, पहला आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है LH हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन है नर में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। दूसरा है LH हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन है अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग का मतलब है अंडाशय के द्वारा अंडाणु बाहर निकलने की जो क्रिया है वो अंडोत्सर्ग कहलाती है। फिर आता है ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन है एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उस पर नियंत्रण करता है। LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक जो हार्मोन है इसे दुग्धजनक हार्मोन भी बोलते हैं, यानी ये मादा की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करता है। फिर आता है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ये हार्मोन जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसके स्राव को प्रेरित करता है और ये शरीर पर तिल और चकत्ते बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। इसके बाद में दूसरा जो भाग आता है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला जो हार्मोन है ADH, दूसरा जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य वरक नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ADH हार्मोन। यदि ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो वरक नलिकाओं में जल के अवशोषण की क्रिया नहीं होगी और जिसके कारण से मूत्र है वो सामान्य से क्या बनेगा? अधिक बनेगा। इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स या मूत्रलता रोग भी कहा जाता है। दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन।
ये जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि मादा की जो गर्भाशय है उसकी अनिच्छिक पेशियों में संकुचन उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो मादा की गर्भाशय की अनिच्छिक पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है और जिसके कारण से प्रसव पीड़ा है वो उत्पन्न होती है। ये हो गई हमारी दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद में हम लेते हैं तीसरी जो ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि। और पीनियल जो ग्रंथि होती है, पीनियल जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो ग्रंथि है वो जैविक लैंगिक घड़ी की तरह कार्य करती है, यानी नर जननांगों के परिपक्वन की क्रिया को क्या करती है, प्रेरित करती है ये। तो ये है पीनियल। इसके बाद में चौथी ग्रंथि हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथि है वो स्वरयंत्र के श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि है, इस ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी से गलगंड या घिंगा नामक रोग हो जाता है, यानी गला है वो सूजकर लटके जाता है। यानी थायराइड जो ग्रंथि होती है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता है और आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। ये होगी आपकी चौथी ग्रंथि। अब आएंगे हम पॉइंट नंबर 5। पांचवी जो ग्रंथि होती है उसका नाम है पैराथायराइड पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो थायराइड के समीप ही पाई जाती है। और इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो है पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। और इस हार्मोन का कार्य रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट आयनों के स्तर को बनाए रखना। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो टिटेनी नामक रोग है वो हो जाता है। इसके बाद में हम आते हैं छठे पॉइंट पे, छठी जो ग्रंथि होती है वो है थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि है हृदय के समीप पाई जाती है। ये ग्रंथि है वो हृदय के समीप पाई जाती है। और इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। यानी थाइमस ग्रंथि है वो मुख्य रूप से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करेगी और थाइमोसिन है वो इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करेगा। इसके बाद में हम 7वीं ग्रंथि लेते हैं। 7वीं जो ग्रंथि आती है वो है अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये जो ग्रंथि है ग्रहणी भाग के समीप है वो पाई जाती है। और अग्नाशय ग्रंथि है ये दोनों प्रकार की है, अंतःस्रावी और दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी का मतलब होता है बिना नलिकाओं के ही अपने उत्पादों को रक्त में मुक्त करती है। और बहिस्रावी का मतलब होता है नलिकाओं की सहायता से एंजाइम स्रावित करती है और एक विशिष्ट अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। और उन दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा और तीसरी कोशिका पाई जाती है डेल्टा। अल्फा के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लूकोज का संश्लेषण, बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव वो किया जाता है।
इनमें जो बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। यदि गोदी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मानव में रोग होता है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे मधुमेह या शुगर का रोग भी कहते हैं, क्योंकि मूत्र के साथ में अधिक मात्रा में ग्लूकोज की हानि है वो होने लगती है। और बहिस्रावी के रूप में एंजाइमों का स्राव करती है, जो पाचन की क्रिया में क्या है, सहायक होते हैं। अब इसके बाद में हम 8वीं ग्रंथि पढ़ेंगे। 8वीं ग्रंथि है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि नाम से स्पष्ट है कि वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है। वृक्क के ऊपरी सिरे पर यह ग्रंथि पाई जाती है और इसके दो भाग हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल या अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को एक नाम और दिया गया है 3F और दूसरा नाम दिया गया है 4S। 3F का मतलब है फियर, फाइट और फ्लाइट। यानी जो एड्रिनल ग्रंथि है इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है और ये हमें आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर में निम्न अनुक्रियाएं, फियर यानी भय, फाइट यानी संघर्ष, फ्लाइट यानी पलायन कर जाना अनुक्रियाएं वो प्रदर्शित करती है। दूसरा है 4S। 4S का मतलब है ये हमारे शरीर में शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स 4 क्रियाओं को नियंत्रित करती है, शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स। इसलिए इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद में अगली जो ग्रंथि आती है वो आती है 9वीं और उसका नाम है वर्षण ग्रंथि। वर्षण ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि है वो नर में उदरगुहा के निचले भाग में बाहर की ओर पाई जाती है और इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इस हार्मोन का जो फंक्शन होता है नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। जैसे नर में 12 से 13 वर्ष की आयु के मध्य है वो दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना है, जननांगों का विकास होना है, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होना है और मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण का पाया जाना है। ये लक्षण है वो किशोरावस्था में या यौनारंभ प्यूबर्टी के समय नर में दिखाई देने लगते हैं। और लास्ट जो ग्रंथि आती है वो आती है अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय जो ग्रंथि होती है वो मादा में पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन है वो सिक्रेशन होते हैं। पहला जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो स्राव किया जाता है। ये हार्मोन है वो मादा में 10 से 12 वर्ष की आयु के मध्य यौनारंभ के समय स्रावित होते हैं और इनका जो कार्य है वो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करना है, जैसे आवाज का मधुर होना है, त्वचा का मुलायम होना है, जननांगों का विकास होना है, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, रजचक्र की क्रिया है वो प्रारंभ होना और नर की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण का पाया जाना है। ये लक्षण है वो यौनारंभ के समय मादाओं में दिखाई देने लगते हैं। ये दोनों जो ग्रंथियां हैं वर्षण और अंडाशय ग्रंथि, ये दोनों मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण हैं। मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण है क्यों? क्योंकि इन दोनों के द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव किया जाता है। जैसे वर्षण ग्रंथि है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है, अतः यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। दूसरा, इसके द्वारा शुक्राणुओं का त्याग किया जाता है, अतः ये बहिस्रावी ग्रंथि का भी उदाहरण है। अतः ये उदाहरण हो गया मिश्रित ग्रंथि का। इसी प्रकार अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है, इसलिए ये उदाहरण है अंतःस्रावी का। जबकि इसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है, अतः ये उदाहरण है बहिस्रावी ग्रंथि का। इसलिए 3 ग्रंथियां हैं जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, अग्नाशय ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। यानी कहने का मतलब है मानव शरीर में जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों की आवश्यकता होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो नलिकाविहीन होती हैं और ये हार्मोन का स्राव करती है।
आज के लिए इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।